हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 69 के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिन्वू की कार्थिनोन टेम्पल वाली की एक्टिवेट हो जाती है और उसे डंजन का रास्ता बता दिया जाता है। जिन्वू उस डंजन के अंदर चला जाता है जो कि एक सी रैंक की डंजन होती है, जहाँ पर पहले से एक पार्टी मौजूद है। डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो सारी असल्ट टीम जो कि वहाँ पर पहले से मौजूद थी, वो उस गेट के सामने पहुंच जाती है, जिस गेट के पीछे वो सारे स्टैचूज हैं जहाँ से जिन्वू जिंदा बचकर बाहर निकला था। वो सारे उस गेट के सामने खड़े होते हैं और कहती हैं ये तो बॉस का रूम है, लेकिन ये गेट ओपन नहीं हो रहा। हमने अपना सारा मैजिक इस्तेमाल कर लिया, फिर भी इसे ओपन नहीं कर पाए। उसी वक्त जिन्वू पीछे से आता है और उनसे कहता है ये एक ट्रैप है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वो सारे जिन्वू को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुमने तो हमें डरा दिया। साथ ही वो उसे कहते हैं तुम कौन हो। जिन्वू उनसे कहता है मैं एक सर्वाइवर हूँ जो कि इस गेट के पीछे से जिंदा बाहर निकला था। ये एक डबल गेट डंजन है। वो सारे हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक उसको पहचान लेता है और कहता है ये तो संग जिन्वू है जो कि डबल गेट इंसिडेंट में जिंदा बचा था। जिन्वू उन सब से कहता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते ये जगह कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, आगे का मैं संभाल लूंगा। जिन्वू सीधा गेट के पास चला जाता है और कहता है ये गेट तो ओपन नहीं हो रहा। उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है दरवाजा लॉक है, अपनी की को इस्तेमाल करो इसे खोलने के लिए। जिन्वू अपनी की निकाल लेता है और कहता है मुझे लगता है इसीलिए मुझे एक की दी गई है ताकि मैं इस की मदद से अंदर जा सकूं। साथ ही जिन्वू की को इस्तेमाल करके इस दरवाजे को खोल लेता है। वो सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमसे तो ये दरवाजा हिला भी नहीं और इसने इसको खोल लिया। उसी वक्त उस अटैक फोर्स का कैप्टन आगे बढ़ता है और जिन्वू से कहता है हमारे गिल्ड ने इसके राइट्स को परचेज किया है, इसलिए तुम्हारे पास कोई हक नहीं हमें यहाँ से बेचने का। ये डंजन हमारी है, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक एस रैंक के हंटर हो, हमारे पास इसका परमिट है, तुम बिना इजाजत के अंदर नहीं जा सकते। जिन्वू थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर उनसे कहता है मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा, तुम में से जिसमें हिम्मत है वो अंदर जाकर दिखाए। कैप्टन कहता है सबसे पहले मैं जाऊंगा और वो जिन्वू के पास से गुजरकर अंदर चला जाता है। कैप्टन जैसे अंदर दाखिल होता है उसी वक्त विंडोज ओपन होती है। इस बंदे के पास की नहीं है और जिस बंदे के पास की नहीं है वो अंदर नहीं आ सकता। उसी वक्त दरवाजे के पास खड़ा हुआ स्टैचू अपने कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करता है। जिन्वू जल्दी से उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और कहता है क्या भी तुम में से कोई अंदर जाना चाहता है। ये रूम ऐसे बहुत सारे स्टैचू से भरा पड़ा है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जिन्वू उनसे कहता है जल्दी से बाहर जाओ और जाकर एसोसिएशन वालों को बताना कि ये एक डबल लेयर डंजन है। फिर जिन्वू उस कमरे के अंदर चला जाता है। उसी वक्त विंडो ओपन होती है कि जिसके पास की है वो डंजन के अंदर दाखिल हुआ है और साथ ही दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे जिन्वू अंदर दाखिल होता है मिसालें जलना शुरू हो जाती हैं और सब कुछ वैसे ही होता है जैसा पहली बार था। जिन्वू कहता है इस सब की शुरुआत यहीं से हुई थी, लेकिन उस दिन से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। अब मैं महसूस कर सकता हूँ ये स्टैचूज ना तो मॉन्स्टर्स हैं और ना ही कोई जिंदा चीजें हैं, ये तो सिर्फ स्टैचूज हैं, ये तो सिर्फ पपेट्स हैं जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा था। फिर जिन्वू एक स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है यहाँ पर एक बड़ी मैजिकल एनर्जी की सोर्स है जो कि इससे आ रही है। जिन्वू उस स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे, मुझे पता है कि तुम ही हो। जिन्वू स्टैचू के सामने खड़ा होता है जिसके पास टैबलेट होता है जिसके ऊपर कमेंडमेंट्स लिखी हुई थी। वो स्टैचू अपनी आंखें खोलता है और जिन्वू से कहता है तो आखिरकार तुम यहाँ पर पहुंच ही गए। नेक्स्ट सीन जापान का होता है। जापान वाले यूरी ऑर्लोव को हायर कर लेते हैं। यूरी जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरता है बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए वहाँ पर आए होते हैं और उसकी पिक्चर्स बना रहे होते हैं। वहाँ पर मौजूद एक रिपोर्टर यूरी से पूछता है तुम इस डंजन के गेट को ब्लॉक कैसे करोगे। यूरी उनसे कहता है जैसे मैं हमेशा करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही। मैं एक बड़ा सा मैजिकल सर्कल बनाऊंगा और बहुत सारी मैजिकल पावर से उसको सील कर दूंगा। गेट के अंदर जो कुछ भी है वो बाहर नहीं आ पाएगा। एक और रिपोर्टर उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम वाकई में एस रैंक के गेट को सिर्फ अकेले ही ब्लॉक कर सकते हो। तुम ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जिन्हें तुम्हारी एबिलिटीज पर शक है। यूरी उनसे कहता है अगर मैं सिर्फ अपनी मैजिकल पावर को कंसीडर करूँ तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मुझे बहुत सारे माना क्रिस्टल्स की जरूरत होगी। हम वहाँ पर बहुत सारे माना क्रिस्टल्स को गेट के बाहर लेकर जाएंगे। जैसे ही मैं अपना सर्कल ड्रा करूंगा वो सर्कल अपने आप उन माना क्रिस्टल से मैजिकल पावर को खींच लेगा और एक बड़ा सा मैजिकल बैरियर बनेगा जिससे उस डंजन का गेट ब्लॉक हो जाएगा और इस तरह मैं सारे जापान वालों को बचा लूंगा। तुम लोगों को बस मेरी शक्ल याद रखनी है कि तुम लोगों को किसने बचाया। जबकि यूरी ऑर्लोव की यही न्यूज चेयरमैन गोगान ही अपने ऑफिस में बैठे देख रहे होते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता कि वो इस एस रैंक के गेट को ब्लॉक कर पाएगा या नहीं, लेकिन अगर ये डंजन ब्रेक होती है तो इससे जो नुकसान होगा उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। चेयरमैन मिस्टर वूजिन से पूछते हैं आजकल संग जिन्वू क्या कर रहा है। मिस्टर वूजिन कहते हैं मेरे पास उसका सारा डेटा है, वो सियोल में डंजन्स को क्लियर कर रहा है। मिस्टर वूजिन चेयरमैन से कहते हैं बहुत सारी ऐसी डंजन्स हैं जिसके राइट्स उसने मांगे हैं, लेकिन व्हाइट टाइगर और हंटर्स गिल्ड वाले इस बात पर बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं। हमें उन सबको भी संभालना होगा। जिन्वू के गिल्ड की वजह से बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है।
चेयरमैन हंसते हुए कहते हैं, मुझे तो इस बात पर हंसी आती है, एक ऐसा लड़का जिसने अपने अकेले गिल्ड बनाया और वो बाकी बड़े बड़े गिल्ड्स के साथ पंगा ले रहा है और बाकी टॉप गिल्ड्स भी इसके सामने बेबस हैं। उसी वक्त मिस्टर वूजिन को कॉल आती है। मिस्टर वूजिन चेयरमैन से कहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये कॉल सुनना चाहूंगा। चेयरमैन कहते हैं, ठीक है, तुम सुन सकते हो। वो उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी एक अपॉइंटमेंट है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डंजन के बाहर से कॉल आई होती है और वो चीफ को बताते हैं, यहाँ पर स्कूल में जो डंजन ओपन हुई थी वहाँ पर एक मसला है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर आकर चेक करना होगा। आपको याद होगा कि एक हफ्ता पहले एक स्कूल के अंदर डंजन ओपन हुई थी, वहाँ पर फिर से एक सी रैंक की डंजन ओपन हुई है। मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं, तो फिर इसमें क्या मसला है? वो बंदा उनसे कहता है, असल में ये एक डबल डंजन है और ये कंफर्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं, तो और क्या बात है? वो बंदा उनसे कहता है, असल मसला ये है कि संग जिन उस डबल डंजन के अंदर चला गया है। ये बात सुनकर मिस्टर वूजिन और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन डबल डंजन के अंदर का होता है। वो स्टैचू जिसके हाथ में टैबलेट होता है वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है और उसके हाथ में जो टैबलेट होता है वो भी टूट जाता है और वो जिंदा हो जाता है। जिनवू कहता है, तुमने तो इस टैबलेट को तोड़ दिया, इसका मतलब इस पर लिखी हुई कमेंडमेंट्स का कोई मतलब था ही नहीं। असल में यही स्टैचू है जिसने इस सिस्टम को डिजाइन किया है। इसी को आर्किटेक्ट भी कहते हैं। आर्किटेक्ट जिनवू से कहता है, इन कमेंडमेंट्स का मतलब था लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। जिनवू उससे पूछता है, क्या तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है? आर्किटेक्ट उसे कहता है, हाँ मैंने बुलाया है। जिनवू से कहता है, क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? आर्किटेक्ट उसे कहता है, ये तुमने गलत सवाल पूछा है। तुम्हें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तुम्हें तो ये सवाल पूछना चाहिए कि तुम क्या हो। उसी वक्त वो ताली बजाता है और वो सारे स्टैचू जिंदा हो जाती हैं। आर्किटेक्ट उसे कहता है, अब ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट होने वाला है। इस फाइनल टेस्ट के खत्म होने तक अगर तुम जिंदा खड़े रहे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। इस टेस्ट को पास करने पर यही तुम्हें रिवार्ड मिलेगा कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जिनवू साथ ही अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर बुलाता है, लेकिन आर्किटेक्ट चुटकी बजाता है और जिनवू की इस पावर को ब्लॉक कर देता है और उसे कहता है, तुम अपने शैडो सोल्जर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम अपनी इन्वेंट्री को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम मैजिकल पोशंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम अपनी इंस्टेंट हीलिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट नहीं करना। और साथ ही विंडो ओपन होती है कि जब तक तुम इस टेस्ट को पूरा नहीं कर लेते तुम इस डंजन को नहीं छोड़ सकते। उस बड़े स्टैचू को छोड़कर बाकी के सारे छोटे स्टैचू जिनवू की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिनवू कहता है, किसे पता था कि मेरे पास जितनी भी एबिलिटीज थी वो सारी इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी, लेकिन मुझे इन सब से फाइट करना ही होगी। मुझे लगता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना होगा। उसी वक्त एक स्टैचू अपनी बड़ी सी तलवार से जिनवू पर अटैक करता है। जिनवू उसकी तलवार को पकड़ लेता है और अपनी कोहनी मारते हुए उसकी तलवार को दो टुकड़ों में तोड़ देता है और उसी की तलवार के हिस्से को उसकी तरफ फेंकते हुए उसके सर में मारता है। वो स्टैचू अपने हाथ से उस टूटी हुई तलवार के टुकड़े को अपने सर से निकालने लगता है। जिनवू ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसकी तलवार के टुकड़े को उसके सर में दंसा देता है। उसी वक्त एक दूसरा स्टैचू अपने बड़े से कुल्हाड़े से जिनवू पर अटैक करता है। जिनवू अपने वेपन्स को निकाल लेता है और उसके कुल्हाड़े को काट देता है। साथ ही जिनवू ऊपर की तरफ जंप करते हुए दूसरे वाले के सर में अपने दोनों डैगर्स दंसा देता है। उसी वक्त सामने से एक स्टैचू तीर चलाता है। जिनवू अपने डैगर की मदद से उसके तीर को दो टुकड़ों में काट देता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए तीर के टुकड़े को किक मारते हुए उसी की तरफ वापस भेज देता है और उस स्टैचू को भी मार देता है। जिनवू कहता है, मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था कि कब ये दिन आए और मुझे इन सब से दोबारा बदला लेने का मौका मिले। आर्किटेक्ट जिनवू से कहता है, सिर्फ इंसानी बॉडी के साथ तुम यहाँ तक पहुँच आए हो, तुम तो वाकई में स्ट्रॉन्ग हो गए हो। जिनवू उनके साथ फाइट करते हुए कहता है, लास्ट टाइम तो मैं बिल्कुल बेकार था, लेकिन अब मैं इनकी मूवमेंट्स को भी देख सकता हूँ। कौन सा स्टैचू किस तरफ से अटैक करने वाला है ये मैं पहले सेंस कर लेता हूँ। आर्किटेक्ट जिनवू से कहता है, तुम तो वाकई में स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन अभी हमारा टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ। साथ ही वो बड़े वाले स्टैचू को इशारा करता है और वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। बड़ा वाला स्टैचू अभी भी अपने दांत दिखाते हुए हंस रहा होता है। आर्किटेक्ट जिनवू से कहता है, लॉर्ड के सामने झुकने का टाइम आ गया। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है, जहाँ पर चेयरमैन गोगानी बैठे होते हैं। उनके सामने मात्सुमोटो बैठे होते हैं जो कि जापान की हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। वो गोगानी के सामने एक पेपर पेश करते हैं और कहते हैं, जेजू आइलैंड की रेड के दौरान हमें जितने भी माना क्रिस्टल्स निकले थे वो सारे हम आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हमें संग जिनवू चाहिए एस रैंक के गेट को क्लियर करने के लिए। चेयरमैन गानी हंसते हुए कहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जिनवू हंटर एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है। मात्सुमोटो उनसे कहते हैं, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है, लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि हंटर एसोसिएशन की इजाजत के बिना हम किसी भी हंटर से नहीं मिल सकते। आप बस हमारा उसके साथ राब्ता करवा दें, बाकी हम उसके साथ खुद ही निगोशिएशन कर लेंगे। चेयरमैन उस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये लोग तो काफी ज्यादा पैसा दे रहे हैं जिनवू को हायर करने के लिए। गोटोरियोजी के मरने के बाद अब इनको लग रहा होगा कि अब ये लोग एस रैंक के गेट को क्लियर नहीं कर पाएंगे, जबकि संग जिनवू के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। चेयरमैन गानी उसे कहते हैं,
चलो फिर इन लोगों को बाहर भेज दो, हम दोनों बात करते हैं। मात्सुमोटो हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें जापानीज आती है? चेयरमैन उसे कहते हैं हाँ मुझे जापानीज आती है, मेरे फादर का जापान में एक बिजनेस था इसलिए मुझे जापानीज आती है। दोनों ट्रांसलेटर बाहर चले जाते हैं। चेयरमैन गन ही मात्सुमोटो से कहते हैं ये छोटी मोटी चालें फिर से काम नहीं करेंगी, मुझे पता है कि जेजू आइलैंड की रेड के दौरान तुमने क्या किया है। ये बात सुनकर मात्सुमोटो गुस्सा हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। चेयरमैन उनसे कहते हैं मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, गोटो के मरने के बाद उसके गिल्ड ने तुम्हारी एसोसिएशन के साथ अपना नाता तोड़ लिया है और अब वो गवर्नमेंट से फंड ले रहे हैं। और मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि जापान की हंटर एसोसिएशन सिर्फ रियोजी गोटो के गिल्ड पर टिकी हुई थी। रियोजी गोटो के मरने के बाद अब उनका गिल्ड कमजोर हो गया है। जापान के बाकी के सारे गिल्ड्स आपस में फाइट करना शुरू कर दी है और तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम सबको रोक सको। अगर तुम लोग इस एस रैंक की गेट को क्लियर नहीं कर पाते तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। साथ ही चेयरमैन गोगानी अपने पास एक ब्लैक बॉक्स निकालते हैं जिसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग होती है, उस सारी टेलीफोनिक बात की जो कि मात्सुमोटो ने रियोजी गोटो से की थी जेजू आइलैंड की रेड के दौरान। चेयरमैन गानियो से कहते हैं इसमें सारी रिकॉर्डिंग है, तुमने उससे क्या कहा? वहाँ पर तुम्हारे 7 हंटर्स मारे गए लेकिन तुमने कहा था कि कुछ लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन 7 एस रैंक के हंटर्स के मरने की जिम्मेदारी भी तुम्हारे सर पर होगी। अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? साथ ही चेयरमैन गुगानी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। मात्सुमोटो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। चेयरमैन उसे कहते हैं सिर्फ अपने मैजिकल क्रिस्टल्स हमें देने से ये मसला हल नहीं होगा। तुम्हारे उस घटिया प्लान की वजह से न सिर्फ तुम्हारे 7 एस रैंक के हंटर्स मारे गए, अगर जिन्हो वहाँ पर नहीं जाता पूरा एशिया कॉन्टिनेंट खतरे में पड़ जाता। इसलिए तुम्हें तो जिन्हो को शुक्रिया बोलना चाहिए। और यहीं पर हमारी एपिसोड 69 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।